हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे समसामयिक घटना चक्र से आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। यूरोपियन के आगमन। वास्को डी गामा कालीकट तट पर पहुंचा था 1498 ईस्वी में। पुर्तगाली उपनिवेशक का प्रथम वायसराय भारत में आया था फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। वास्को डी गामा को कालीकट में स्वागत किया था जमोरिन ने। यहाँ सम्मिलित किया गया। वास्को डी गामा पुर्तगाल से था। क्रिस्टोफेरस कोलंबस यह स्पेन का था। कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन का था और तस्मान हॉलैंड का था। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था अल्बुकर। पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था कोचिन में। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाला था पुर्तगाली। भारत में प्रथम सामुदायिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था पुर्तगालियों ने। बंगाल की बंदेल, चिंसूरा, हुगली तथा श्रीरामपुर फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगाली द्वारा स्थापित किया गया था वह है हुगली में। पांडिचेरी के संदर्भ में सही कथन दिया गया। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाल थी। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा बनाया था पुर्तगालियों ने। कलकत्ता का संस्थापक था जॉब चर्नॉक। भारत में यूरोपीय शक्ति के प्रवेश के संदर्भ में सही कथन दिया गया है। अंग्रेज ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 ईस्वी में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 ईस्वी में मद्रास पर कब्जा किया था। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी आरंभ करने वाले लोग थे डच। सही कथन दिया गया। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था। भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। ब्रिटिश कंपनियों में से भारत में व्यापार करने वाला पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था लीवेंट कंपनी को। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह था अकबर। वह मुगल सम्राट जिसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था वह है जहांगीर। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी सूरत में। वह अंग्रेज अधिकारी जिसने पुर्तगालियों को लीग के स्थान पर हराया था वह है थॉमस बेस्ट। यूरोपीय व्यापारिक कंपनी में से सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था अंग्रेजों ने। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई लिया था पुर्तगालियों से। ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जिसे औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था वह है सर जॉन चाइल्ड। प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था अंग्रेज व फ्रांसीसियों के मध्य। प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्ति हुई थी एक्स-ला चैपल की संधि से। द्वितीय कर्नाटक युद्ध अनिर्णित हुआ, इसका कोई निर्णय नहीं निकला था। तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से अंत हुआ था और प्रथम मैसूर युद्ध में ब्रिटिश की हार हुई थी। प्रथम यूरोपियन व्यक्ति जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी वह है डुप्ले। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना स्थापित किया था सूरत में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी लुई 14वें के शासनकाल में। भारत में फ्रांसीसी कंपनी के संस्थापक माना जाता है कालबर्ट को। बंगाल में डचों द्वारा स्थापित कारखाना था चिंसूरा में। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि अंग्रेजों की फौज अधिक शक्तिशाली थी, इसलिए फ्रांसीसियों ने नहीं किया दक्कन में। भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन का क्रम है। सबसे पहले पुर्तगाल, इसके बाद डच, इसके बाद फिर अंग्रेज और अंत में फ्रांसीसी आए थे। पांडिचेरी फ्रेंच। गोवा में पुर्तगालियों का कब्जा था। ट्रांकेबार में डेनिश थे और सद्रास में डच। यूरोपियों में से स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए थे फ्रांसीसी। अब देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बारे में। मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था
मुर्शिद कुली खान। वह युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को आरंभ किया था वह है प्लासी का युद्ध। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था। प्लासी के युद्ध में भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। अल्बुक और रॉबर्ट क्लाइव फ्रांसीसी डुप्ले तथा लॉर्ड कॉर्नवालिस में से जिसने स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा जाता है वह है रॉबर्ट क्लाइव को। प्लासी का युद्ध मैदान अवस्थित है पश्चिम बंगाल में। प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 1757 ईस्वी में। बंगाल का वह नवाब जिसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था मीर कासिम। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेज को भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया था वह है बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक था शाह आलम द्वितीय। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब था मीर जाफर। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है बक्सर के युद्ध का। ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी शाह आलम द्वितीय ने। 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्रदान की थी मुगल सम्राट ने। वह गवर्नर जिसके कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए थे लॉर्ड क्लाइव को। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी 12 अगस्त 1765 को। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान नियुक्त किया था मोहम्मद रजा खान को। 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले जिस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे वह है खासी जनजाति। 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का सही कालक्रम: अंबर युद्ध, प्लासी, इसके बाद वांडीवास का हुआ था, इसके बाद बक्सर का युद्ध हुआ था। वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था। ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। सही सुमेलित दिया गया। बक्सर का युद्ध मीर कासिम के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़ा गया था। वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसियों के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। चिलियावला का युद्ध डलहौजी के विरुद्ध सिखों द्वारा लड़ा गया था। खुर्दा का युद्ध निजाम के विरुद्ध मराठों द्वारा लड़ा गया था। भारत में अंग्रेजों का स्वार्थिक विरोध किया था मराठों ने। क्षेत्रीय राजवंश पंजाब और मैसूर के बारे में देखते हैं। रंजीत सिंह के राज में सम्मिलित था श्रीनगर। रंजीत सिंह संबंधित है शुकरचकिया मिसल से। महारणजीत सिंह के राज की राजधानी थी लाहौर। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था शाह शुजा से। ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंखें से रोशनी ले ली। ये कथन किसका है? राजा रंजीत सिंह का है। महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे खड़क सिंह। सिख राज का अंतिम राजा था दिलीप सिंह। पंजाब के पूर्व महाराजा दिलीप सिंह के विषय में 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ। नासिक में उनकी अंत्येष्टि हुई। उन्होंने कभी भी सिख धर्म नहीं छोड़ा था। वह कभी भी रूस नहीं गए थे में से सही कथन है। 23 अक्टूबर 1893 को निधन पेरिस में हुआ था। ये सही है, बाकी सब गलत है। पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए 3 परिषद के सदस्य थे। सर हेनरी लॉरेंस ये अध्यक्ष थे। जॉन लॉरेंस एवं चार्ल्स ग्रेविल मानसेल थे। प्रथम आंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था 1766 से 69 के बीच में हैदर अली के नेतृत्व में। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया था वह है सर आयरकुट। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी श्रीरंगपट्टनम में। वह भारतीय शासक जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था वह है टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था पोलीलूर में। अंग्रेज ने श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी टीपू सुल्तान के साथ। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में मारा गया था 1799 में। सही सुमेलित दिया है। प्रथम आंग्लो मैसूर युद्ध हैदर अली विजित हुआ था। द्वितीय आंग्लो मैसूर युद्ध यह अनिर्णय था। तृतीय आंग्लो मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान युद्ध में पराजित हुआ था और अपना भूभाग अंग्रेजों को दे दिया था। चतुर्थ आंग्लो मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान पराजित हुआ और युद्ध में मारा गया। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कराया था सरधाना में।
सही कथन दिया। महाराजा रंजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किए। अजमेर में सवाई जय सिंह ने यूक्लिड के रेखा गणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया। मैसूर में टीपू सुल्तान ने सिंगेरी देवी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया था। सही कथन दिया। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा था। गवर्नर जनरल के बारे में देखते हैं। सही कथन। जन प्रशासन की नींव वारेन हेस्टिंग द्वारा मजबूती से रखी गई, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने की। ईस्ट इंडिया कंपनी की असैनिक और सैनिक सुधार का श्रेय रॉबर्ट क्लाइव को दिया जाता है। लॉर्ड डलहौजी ने धूर्त के सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य की समृद्ध क्षेत्र को जोड़ा था। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति अपनाया था वारेन हेस्टिंग ने। बंगाल में दैत्य शासन प्रणाली को समाप्त किया था वारेन हेस्टिंग्स ने। वह गवर्नर जनरल जिस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था वह है वारेन हेस्टिंग। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। वह गवर्नर जनरल जिसने भारत की प्रसिद्ध सिविल सेवा का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी जाती है, वह है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र स्थित है गाजीपुर में। 1802 ईस्वी में बसिन की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के मध्य। लॉर्ड वेलेस्ली के सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था पेशवा बाजीराव द्वितीय। सहायक संधि को क्रियान्वित किया गया था वेलेस्ली के काल में। सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक था हैदराबाद के निजाम। हैदराबाद, मैसूर, अवध तथा सिंधिया में से लॉर्ड वेलेस्ली के सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों को सही कालक्रम दिया है। सबसे पहले हैदराबाद ने स्वीकार किया था, इसके बाद मैसूर, अवध और सिंधिया ने। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था अवध का नवाब। यदि प्रश्न में वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाले प्रथम राज्य के बारे में पूछा जाए तो वह है हैदराबाद। राज्य होगा हैदराबाद, लेकिन राजा के बारे में पूछा जाए तो वह है अवध का नवाब। हैदराबाद के निजाम इंदौर को होलकर राज्य, जोधपुर के राजपूत राज्य तथा मैसूर के शासक में सहायक संधि नहीं स्वीकार की थी, वह है इंदौर के होलकर ने। इन्होंने कभी भी सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। भारतीय राज पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया था वेलेस्ली ने। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धाराशाही हो रहे थे, तत्कालीन समय में वह ब्रिटिश गवर्नर जनरल जिसने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखा था वह है लॉर्ड वेलेस्ली। आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था वह है वारेन हेस्टिंग्स। हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था और लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था। लॉर्ड वेलेस्ली के काल में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है लॉर्ड हेस्टिंग्स से। सर टॉमस मुनरो मद्रास के गवर्नर था 1820 से 27 ईस्वी तक। तथा कथित कुशासन के आधार पर जिस गवर्नर ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था वह है लॉर्ड विलियम बेंटिक। गवर्नर जनरल जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है वह है लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठगों का दमन से संबंधित है कैप्टन स्लीमैन। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाई थी विलियम बेंटिक ने। विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा समाप्त किया गया था 1829 ईस्वी में। बंगालों से दास को निर्यात पर रोक लगाया गया था 1789 ईस्वी में। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय हुआ था कुप्रशासन के कारण। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था 1856 में। सही सुमेलित दिया है। पंजाब का विलय हुआ था 1849 में। 17 का विलय 1848 में। अवध का विलय हुआ था 1856 ईस्वी में और करौली का विलय हुआ था 1855 ईस्वी में। वह गवर्नर जनरल जिसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित किया था वह है डलहौजी।
भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान झांसी, संबलपुर तथा 17 राज्यों का शाही विलय क्रम है। सबसे पहले 17 संबलपुर और झांसी। अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ था लॉर्ड एलन बरो के समय में। सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया था 1843 ईस्वी में। जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ उस समय अवध का ब्रिटिश रेजिमेंट था जेम्स आउटरम। भारत में प्रथम रेलवे लाइन जिस ब्रिटिश गवर्नर के समय में बिछाई गई थी वह है लॉर्ड डलहौजी। 1853 में बिछाई गई थी। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण हुआ था बम्बई और ठाणे के मध्य। भारत में पहली रेलवे लाइन शुरू की गई थी 1853 ईस्वी में। वह कंपनी जिसने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा आरंभ की थी ग्रेट इंडियन पेनिसुला रेलवे। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था डलहौजी के समय में। पब्लिक वर्कर्स डिपार्टमेंट को 1845 से 55 ईस्वी के दौरान स्वरूप देने वाला था लॉर्ड डलहौजी। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम क्रियान्वित किया गया था लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने का अधिकार को पुनः स्थापित किया गया था 1858 ईस्वी के साम्राज्ञी की घोषणा से। महारानी विक्टोरिया को भारत में साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था 1858 ईस्वी में। वह गवर्नर जनरल जिसने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था वह है लॉर्ड एलन बरो। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था की थी। लॉर्ड डलहौजी सहायक संधि बनाया था। लॉर्ड डलहौजी द्वारा व्यापक सिद्धांत बनाया गया था और लॉर्ड कैनिंग 1857 के विद्रोह से संबंधित थे। इसी के समय में 1857 का विद्रोह हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग्स तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1829 ईस्वी के 17वां रेगुलेशन एक्ट पारित हुआ था। अस्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस के शासनकाल में हुआ था। पेशवाई को समाप्त किया गया था 1818 ईस्वी में। सही सुमेलित दिया गया। जॉन सर निष्क्रियता से संबंधित है। लॉर्ड एलन बेरो सिंध का विलय। लॉर्ड डलहौजी अवध का विलय और लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है। लॉर्ड डलहौजी अवध का विलीकरण किया था। लॉर्ड डार्फिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय यह वायसराय था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक चार्टर एक्ट 1833 पारित हुआ था लॉर्ड विलियम बेंटिंक के काल में। लॉर्ड लिटन के काल में हुआ था द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध का प्रारंभ। वह गवर्नर जनरल जो चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा था वह है जॉन लॉरेंस। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना हुई थी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। वह वायसराय जिसकी हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पे थे एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी लॉर्ड मेयो की। अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र यानी फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल था लॉर्ड लिटन। भारत का वायसराय सबसे दीर्घ काल तक रहा था लॉर्ड लिलिंथगो के काल में। लॉर्ड लिलिंथगो और लॉर्ड कर्जन के काल में। लॉर्ड कर्जन के काल में द्वितीय सर्वाधिक सबसे ज़्यादा लिलिंथगो के काल में। भारत में स्थानीय स्वशासित संस्थाएं 1882 में सशक्त हुई थी लॉर्ड रिपन के काल में। इल्बर्ट बिल विवाद का संबंध है। यूरोप के लोगों के मामले की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यता को हटाया जाना। महिलाओं तथा बच्चों के कार्यवाही के घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय शासन के आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम अधिग्रहण किया गया था लॉर्ड रिपन के काल में। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है लॉर्ड रिपन को। क्लाइव बंगाल में दोहरा शासन से संबंधित है। वेंटिंग अंग्रेजी शिक्षा से। चार्ल्स मेटकाफ ये प्रेस पर से प्रतिबंध हटाया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक सती प्रथा का निषेध किया था। लॉर्ड रिपन स्वायत्त शासन से और लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल विभाजन हुआ था। भारतीय पुरातत्व संरक्षण की स्थापना हुई थी लॉर्ड कर्जन के काल में। प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट पारित हुआ था लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। भारत में कर्जन प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की थी जीके गोखले ने। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड जेम्स फोर्ड, लॉर्ड हार्डिंग तथा इरविन वायसराय में से सही कालक्रम। सबसे पहले कर्जन, इसके बाद हार्डिंग, उसके बाद लॉर्ड जेम्स फोर्ड और इसके बाद इरविन का कार्यकाल हुआ था। फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई गई थी लॉर्ड कर्जन द्वारा। वह गवर्नर जनरल जिसने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की
व्यवस्था की मुसलमानों को जीतने व उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध लड़ने के लिए इस्तेमाल किया था, वह है लॉर्ड मिंटो। भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था लॉर्ड रीडिंग। पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था वारेन हेस्टिंग्स के काल में। डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट डलहौजी के काल में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लीटन के काल में। एल्बर्ट बिल रिपन के काल में। और ठगी का दमन हुआ था विलियम बेंटिक के काल में। रिंग फेंस की नीति अपनाई थी वॉरेन हेस्टिंग्स। ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित क्रियान्वित हुआ था लॉर्ड हार्डिंग के काल में। चूक का सिद्धांत यानी हड़प नीति अपनाया था लॉर्ड डलहौजी ने। बंगाल का विभाजन किया था लॉर्ड कर्जन। बंगाल में दोहरा शासन स्थापित किया था लॉर्ड क्लाइव। सामाजिक सुधार बेंटिक। बंगाल में फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी गवर्नर जनरल यानी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधीन था। चार्ल्स कॉर्नवालिस का दूसरा अर्ल और पहला मार्क्सिस्ट। भारत का गवर्नर जनरल यानी चार्टर एक्ट 1833 के अधीन बनाया था जेम्स एंड्रू ब्राउन रेमजे डलहौजी का अर्ल और मार्क्सिस्ट ने। भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय यानी इंडियन काउंसिल एक्ट 1858 अधीन था गिलबर्ट जॉन इलियट मरे किन्नीमांड और तथा मिंटो का अर्ल। अब देखेंगे ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा था। भारत में उपनिवेशी शासन काल में होम चार्जेज भारत से संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग था। वह निधि है जो होम चार्जेज के संगठक थी। वह है लंदन में इंडिया ऑफिस का भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। भारत में कार्यरत अंग्रेजी कर्मचारी का वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, ये सब भारत से दिया जाता था। शब्द इंपीरियल ग्रेफेंस का प्रयोग होता था। भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायत के लिए। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योग का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका कारण है भारी उद्योगों का अभाव। इस्तेमारी बंदोबस्त लागू हुआ था कॉर्नवालिस के समय में। अस्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस के प्रशासन काल में होता। अस्थायी बंदोबस्त ये जमींदारों से संबंधित था। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था 1793 ईस्वी में। चिर अस्थायी बंदोबस्त यानी 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वह खेतिहर को पट्टा जारी करे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किया। इसका कारण था जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। इसलिए बिहार में परमानेंट सेटलमेंट एक्ट लागू करने का कारण था जमींदारों के लिए जमीन पर वंश का परंपरागत अधिकारों के स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार से। 1885 में बंगाल और बिहार के 1885 ईस्वी में बंगाल और बिहार की भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। सर थॉमस मुनरो जिस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है वह है रैयतवाड़ी। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया था मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम आरंभ की थी मद्रास प्रेसिडेंसी में। ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था दक्षिण भारत में। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में सही कथन है। किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। सरकार रैयत को पट्टे पर देती थी। कर लगाने से पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना हुई थी 1839 ईस्वी में। दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अपवाह का सिद्धांत का सही परिभाषा है भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पाद ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था, जिसके लिए भारत का कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। अंग्रेज के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन का सिद्धांत दिया था दादा भाई नौरोजी ने। निकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था दादा भाई नौरोजी ने। भारत में उपनिषदों के आर्थिक आलोचक थे दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्य अय्यर तथा आरसी दत्त थे। बाल गंगाधर तिलक, आरसी दत्त, एमजी रानडे तथा सर सैयद अहमद खां में से दादा भाई नौरोजी के उच्चारण सिद्धांत का विश्वास नहीं रखता था। सर सैयद अहमद खान नहीं रखता था ड्रेन थ्योरी में विश्वास। पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन थी। उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया था कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है।
भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति की घिनौनी भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है, यह विचार व्यक्त किया था कार्ल मार्क्स ने। अब देखेंगे 1857 की क्रांति। अंग्रेज भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल को शामिल किया था दिसंबर 1856 ईस्वी में। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। मंगल पांडे की घटना हुई थी बैरकपुर में। मंगल पांडे सिपाही थे, 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने शाह आलम बहादुर का खिताब दिया था वक्त खान को। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण था ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम आरंभ हुई थी मेरठ से। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी दिल्ली सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था कमल और रोटी। 1857 के संग्राम में झांसी, मेरठ, दिल्ली तथा कानपुर केंद्रों में सबसे पहले अंग्रेजों ने पुनः अधिकृत किया था वह दिल्ली को। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली है बनारसी। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता था, बरेली से खान बहादुर ने लड़ा था। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल स्थित है ग्वालियर में। रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ता था हिरोज को। 1857 का विद्रोह लखनऊ में जिसका नेतृत्व किया था बेगम ऑफ अवध ने लखनऊ से की थी। वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति की थी। अवध से बेगम हजरत महल, लखनऊ से बेगम ऑफ अवध। इलाहाबाद में 1857 का संग्राम का नेता था मौलवी लियाकत अली। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी अवध से। नाना साहब कमांडर इन चीफ थे। नाना साहब का कमांडर इन चीफ था तात्या टोपे। अजीमुल्ला खां का सलाहकार था नाना साहब के। 1857 ईस्वी के विद्रोह में नाना साहब कुंवर सिंह खान बहादुर तथा तात्या टोपे में से वह जिसके मित्र ने धोखा दिया था तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया था वह तात्या टोपे, इसके मित्र ने धोखा दे दिया था। 1857 के क्रांतिकारियों में से वह जिसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था वह तात्या टोपे, इसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। कुंवर सिंह 1857 के प्रमुख नायक थे, वह बिहार से संबंधित थे। पटना के 1857 विद्रोह के संग्राम के नेता थे राजपूत कुंवर सिंह। 1857 में की क्रांति का नेता असम में 1857 की क्रांति का नेता था दीवान मनीराम दत्त। 1857 के विद्रोह में बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था जगदीशपुर। जगदीशपुर का वह व्यक्ति जिसने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था कुंवर सिंह। जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह। 1857 ईस्वी में अंग्रेज व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था औवा के ठाकुर कुशल सिंह। अजमेर, जयपुर, नीमच तथा औवा में से राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था जयपुर। चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल्ला, शहादत खान तथा माखनलाल चतुर्वेदी में से 1857 में अंग्रेज से संघर्ष किया था शहादत खान। 1857 के विद्रोह को देखने वाले उर्दू कवि थे मिर्जा गालिब। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास था आगरा। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में भाग नहीं लिया था भगत सिंह ने। 1857 के विद्रोह में बेगम हजरत महल कुंवर सिंह उधम सिंह तथा मौलवी अहमदुल्ला में से संबंध नहीं था उधम सिंह का। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेज की सर्वाधिक हत्या करने वाला राजवंश था ग्वालियर का सिंधिया। भारत में शिक्षित मध्य वर्ग थे 1857 के विद्रोह से तटस्थ बनाए रखी थी। खेतिहर, मजदूर, साहूकार, कृषक तथा जमींदार वर्गों में से 1857 में भाग नहीं लिया था साहूकार तथा जमींदारों ने। झांसी, चित्तौड़, जगदीशपुर तथा लखनऊ में से वह क्षेत्र जो 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था वह है चित्तौड़ नहीं प्रभावित हुआ था। बिहार के दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर में से 1857 के विद्रोह से अप्रभावित था मुंगेर। बख्त खान, दिल्ली, मौलवी अहमदुल्ला संबंधित था अवध से, कुंवर सिंह आरा से और नाना साहब कानपुर से। इन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ से बेगम हजरत महल
और कानपुर से अजीमुल्ला खां, फैजाबाद से मौलवी अहमद शाह। नाना साहब कानपुर से थे। नवाब हमीद अली खां दिल्ली से। मौलवी अहमदुल्ला लखनऊ से। मनी राम दीवान थे असम से। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था कैनिंग। 1857 के समय बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था जॉन बेनेट हैरिस। 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री था विस्कॉन्ट पामस्टर्न। 1857 का विद्रोह का मुख्यतः असफल रहा। उसका कारण था किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन के कमी के कारण। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि भारतीय सिपाहियों में उद्देश्यों की एकता की कमी थी। प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया। ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सुसज्जित एवं संगठित थे। अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था। इसलिए जनरल जॉन निकल्सन, जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक तथा सर हेनरी लॉरेंस में से वह ब्रिटिश अधिकारी जिन्होंने लखनऊ में अपना जीवन खोया था वह है जनरल नील। इसके बाद मेजर जनरल हैवलॉक तथा सर हेनरी ने, इनकी मृत्यु लखनऊ में हुआ था 1857 के विद्रोह के समय। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्र प्राप्त करने में असफल है, ये कथन है और कारण दिया गया है। बहादुर जफर के नेतृत्व में जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों का शासक उनके साथ देने में कतरा रहे थे। कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। 1857 के विद्रोह की एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था बीडी सावरकर ने। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहास था एस.एन. सेन। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारण पर लिखने वाले प्रथम भारतीय थे सैयद अहमद खान। तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह है आर.सी. मजूमदार का कथन। 1857 में क्रांति के बारे में सही अवधारणा है। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृत प्राय बना दिया था। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी 1 नवंबर 1858 को। सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दी जाने के आश्वासन दिया था। वह आश्वासन जिसने ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था वह रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी। महारानी विक्टोरिया के उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य था भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना तथा भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना। पब्लिक सर्विस आयोग, पील आयोग, हंटर आयोग तथा साइमन कमीशन ने 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज का नवगठन में से संबंधित है। वह है पील आयोग। 1857 के विद्रोह के बाद भारतीय फौज के नवगठन से संबंधित था। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों के इन प्रांतों से चयन किया था गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। अन्य जन आंदोलन के बारे में देखते हैं। 1857 के विद्रोह के बाद बंगाल के सन्यासी विद्रोह, संथाल विद्रोह, नील उपद्रव तथा पावना उपद्रव में से विप्लव हुआ था नील उपद्रव का 1857 के ठीक बाद हुआ था। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक थे दीनबंधु मित्र। वंदे मातरम गीत लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है सन्यासी विद्रोह पर। वह विद्रोह जिसका उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किया है वह है सन्यासी विद्रोह। मुंगेर के बहरिया ताल के विरोध का उद्देश्य थे बकासत भूमि की वापसी का मांग। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना। कुका आंदोलन को संगठित किया था गुरु राम सिंह ने। पागलपंथी विद्रोह का नेतृत्व किया था गारो ने। पागल पंथ की स्थापना की थी करम शाह ने। फराजी विद्रोह के नेता थे दादू मियाँ। फराजी थे हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे ये। वेलुथम्पी ने अंग्रेज के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था केरल में।
महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था स्थापित किया गया था वासुदेव बलवंत फड़के ने। रामोसी विद्रोह सही रूप से जिस भौगोलिक इलाके में हुआ था वह है पश्चिमी घाट। गढ़करी विद्रोह का केंद्र था कोल्हापुर। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेज के विरुद्ध विद्रोह करने वाले जनजाति थे खोंद। कोल विद्रोह 1831-32 का नेतृत्व किया था बुद्धो भगत ने। बघेरा विद्रोह हुआ था बड़ौदा में। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह हुआ था 1820 में। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था सिद्धू कानू एवं भैरव चांद ने। 1855 ईस्वी में संथालों ने जिस कमांडर को हराया था वह है मेजर बारो। भील विद्रोह, कोल विद्रोह, रमप्पा विद्रोह तथा संथाल विद्रोह में से वह घटना जो महाराष्ट्र में घटित हुई थी वह है भील विद्रोह। भील विद्रोह महाराष्ट्र में हुआ था। मेवाड़, बंगाल और पास के क्षेत्रों के भील में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किया था गोविंद गिरी ने। उलगुलन विद्रोह बिरसा मुंडा से संबंधित था। मुंडा विद्रोह का नेता था बिरसा मुंडा। जिस आदिवासी नेता को जगत पिता यानी धरती आबा कहा जाता था वह है बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र था रांची। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था ठक्कर बापा ने। भारत में 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोह के लिए जिसे साझा का कारण मुहैया किया है वह जनजातीय समुदाय के प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण के लिए। हौज विद्रोह हुआ था 1820-21 ईस्वी के दौरान। खैरवार आदिवासी का आंदोलन हुआ था 1874 ईस्वी में। संभलपुर में अनेक ब्रिटिश विद्रोही नेता थे। सुरेंद्र साई। नील विद्रोह, संथाल विद्रोह, दक्कन के दंगे तथा सिपाही विद्रोह का सही कालक्रम है। संथाल विद्रोह सबसे पहले, इसके बाद सिपाही, इसके बाद नील और इसके बाद दक्कन के दंगा हुआ था। मोपला विद्रोह केरल से संबंधित है। पाबना बंगाल में हुआ था। एका आंदोलन अवध में और बिरसा मुंडा बिहार में। वर्तमान समय में ये झारखंड में चला गया रांची। 1921 का मोपला विद्रोह हुआ था केरल में। बैरकपुर विद्रोह हुआ था 1824 में। बरहानपुर विद्रोह हुआ था फरवरी 1857 में। संथाल विद्रोह हुआ था 1855-56 में। बेलोर का विद्रोह हुआ था जुलाई 1806 में। कुक्का विद्रोह संबंधित है पंजाब से। कोली विद्रोह महाराष्ट्र से। चुआर विद्रोह पश्चिम बंगाल से। कुक्की विद्रोह यह त्रिपुरा से और कुक्का पंजाब से। अहोम विद्रोह के नेतृत्व करते थे गोमधर कुंवर और ताना भगत विद्रोह के नेतृत्व करते थे जतरा भगत। अंग्रेज के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की थी मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में। ताना भगत आंदोलन जतराओं ने प्रारंभ किया था 1914 ईस्वी में। महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी थे जोड़ा नाग थे। आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा स्थापित किया था कलकत्ता में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे सर विलियम जोन्स। बनारसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की थी जोनाथन डंकन ने। दादा भाई नौरोजी, माइकल मधुसूदन दत्त, राजा राम मोहन राय तथा विवेकानंद में से वह जिन्होंने पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के सदस्यता प्रदान की गई थी वह है मधुसूदन दत्त को। भारत में सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया था चार्ल्स विलिकिंस ने। कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था विलियम जोन्स ने। स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का प्रमुख उद्देश्य था छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की। ब्रिटिश भारत के जिस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे वह है चार्टर अधिनियम 1813। चार्ल्स वुड का आदेश पत्र संबंधित है शिक्षा से। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदत्त मार्तंडा का प्रकाशित हुआ था 30 मई 1826 को कलकत्ता से। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विशेष जोर दिया गया था प्राथमिक शिक्षा सुधार एवं विकास पर। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना की गई थी 15 अगस्त 1906 को। सैडलर आयोग संबंधित था शिक्षा से। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग नियुक्त किया था 1917 ईस्वी में।
लॉर्ड मैकाले संबंधित हैं अंग्रेजी शिक्षा से। भारत के औपनिवेशिक काम में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत संबंधित है शिक्षा क्षेत्र से। भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक थे लॉर्ड मैकाले। भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रणाली की नींव रखी गई थी 1835 में मैकाले के स्मरण पत्र से। भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई थी लॉर्ड विलियम कैंडविस बैंकेट के शासन काल में। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई की स्थापना की गई थी 1857 ईस्वी में, जिससे सतत प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी D.K. कर्वे ने। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना संबंधित है BG तिलक से। हिंदू कॉलेज कलकत्ता, दिल्ली कॉलेज, मेयो कॉलेज तथा मुस्लिम ओरिएंटल एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना हुई थी। सबसे पहले हुआ था हिंदू कॉलेज कलकत्ता के डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर, जिसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी वह है राजाराम मोहन राय। बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी तथा मदन मोहन मालवीय में से भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी मदन मोहन मालवीय ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय शिलान्यास किया था लॉर्ड हार्डिंग ने। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में से सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया था बनारस के हिंदू विश्वविद्यालय को। आधुनिक भारत में प्रेस के विकास से हम अगले वीडियो में देखेंगे।